नमस्कार प्यारे बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप वीडियो का इंतज़ार करो, और आपका इंतज़ार ख़त्म हो जाता है। और मुझे आशा है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और आपको पता होगा हमारा चैप्टर 3 चल रहा है, दूसरे बुक का। न्यू कोर्स है हमारा क्लास 12 ज्योग्राफी का, जिसका नाम है भू संसाधन तथा कृषि। ये जो चैप्टर है बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट सेकंड है इस चैप्टर का। मैंने आपको पार्ट 1 में कहा था कि आप वीडियो का इंतजार करो, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और बाकी मैंने आपको कहा था कि अगर आपने नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन किया था पार्ट 1 का सभी पढ़ाया हुआ टॉपिक, मैंने आपको 6 टॉपिक पढ़ाए थे वहाँ पर। और आज हम 7वां से लेकर 14 तक का जो टॉपिक है वो आज हम पार्ट सेकंड में कवर कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, है ना। और एनसीईआरटी से बिल्कुल हट के पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो उसमें कुछ फालतू की चीज़ें भी हैं जो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, काम की चीज़ें पढ़ोगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपका, है ना। और ये हमारा पार्ट सेकंड है। चलते हैं आगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। इंपॉर्टेंट काम है, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। और देखो, आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप सबसे पहले वहाँ जाके फॉलो करें। और बदले में आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप मुझसे पर्सनली आकर वहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है, और बाकी अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन करें। हमारा जो ग्रुप है वो टेलीग्राम ऐप पर है, उसका नाम है A.K. NCERT स्टडी। ये आप सर्च करोगे सिंपली आ जाएगा वहाँ पर। ठीक है, विषय सूची देख लो एक बार, ये आपके दूसरे बुक का है। हम तीसरे अध्याय पे चल रहे हैं। इसका पार्ट 1 हमने अपलोड कर लिया था, देख लिया था, समझ लिया था। ये हमारा पार्ट सेकंड चल रहा है। इसको हम समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही अनोखे तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, आपका इंतजार खत्म हो गया। आपने पहले वीडियो को आपने देखा और देखने के बाद कुछ इंतजार आपने किया, सोचा कि दूसरा वीडियो कब आएगा कब आएगा। तो हमारा दूसरा वीडियो आज आ चुका है। ठीक है, आपको मैं वही बताता हूँ, आप पेन और कॉपी निकाल लो और टॉपिक वाइज आप आगे चलते जाओ। ठीक है, आपने 6 टॉपिक को तो समझ लिया था और अपने नोटबुक में अच्छे से लिख भी लिया था। हर टॉपिक को आप तो समझ चुके थे। तो आज हम 7वें से लेकर 14वां जो हमारा टॉपिक है, इतने को हम कवर कर लेंगे अपने दूसरे वीडियो। आगे जो टॉपिक बच जाते हैं 15 से 19, तो उन टॉपिक को हम पार्ट थर्ड में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो हम शुरू करते हैं इस अध्याय को। अध्याय तो हमारा शुरू हो चुका था, ये हमारा पार्ट सेकंड है। बहुत ध्यान से आप देखना, इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। देखो, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं। अब भारत में कृषि तो होती है, आप सभी को पता है कृषि होती है, तभी तो हम लोग अपना जीते हैं इतना, है ना, भोजन प्राप्त करते हैं। किससे करते हैं? तो कृषि से करते हैं। अब कृषि तो होती है लेकिन कुछ समस्याएं हैं। अब देखो, कृषि के अंदर कुछ समस्याएं जागृत हो गई। अब उनको समझते हैं कि भाई क्या समस्याएं कृषि करने में, वो समझते हैं। इसको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो, टॉपिक वाइज 7वां टॉपिक डाल के, और लिख देना भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या। और मैं आपको बताऊंगा, उसको आप पॉइंट वाइज लिखते रहना। ठीक है, बहुत फायदा होगा आपको। मैं आपके लिए कह रहा हूँ, अपने लिए नहीं कह रहा। ठीक है, जल की कमी। अब देखो, कृषि करने के लिए क्या हो रहा है ना कि लोग जल जो है वो बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं। आप भी देख रहे होगे आजकल बहुत वो मतलब नारे चलते हैं, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा वो चलता है, अभियान बोलते हैं ना उसको, कि जल ही जीवन है ना। तो जल जो है ना उसकी कमी हो रही है। अब देखो, जल की कमी होगी तो हम सिंचाई नहीं कर पाएंगे खेती में, और सिंचाई नहीं करेंगे तो फसल कहाँ से उगेगा। सिंचाई अहम भूमिका निभाता है फसल को उगाने में। ठीक है, कृषि योग्य भूमि जो है ना वो घट रही है। अब देखो, ज्यादातर जो भूमि है वहाँ पे बिल्डिंगें बन रही हैं, दुकानें बन रही है, ठीक है, फैक्ट्रियाँ बन रही है, स्कूलें बन रही हैं, कॉलेज बन रही है। इसका मतलब क्या है, उन लोगों ने भूमि पे कब्जा कर लिया। अब भूमि जो है, पहले क्या होता था, पहले अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो अगर आपका नजर जहां तक जाता है आप देखते होगे खेत ही खेत है। पूरा दूर तक खेत ही खेत है, खेत ही खेत है, कहीं बिल्डिंग नहीं थी। इसका मतलब क्या था, पहले जो कृषि योग्य भूमि थी ना वो अच्छी खासी थी, मिलती थी। लेकिन अब क्या है ना, आज के ज़माने में कृषि योग्य जो भूमि है वो घट सा गया है। कृषि करने के लिए भूमि ही नहीं है तो हम कृषि कहाँ से करेंगे। ये भी कृषि की जो है प्रमुख समस्याएं हैं। अपने नोटबुक में नोट डाउन करते रहो। 4 पॉइंट है, आप नोट डाउन फटाफट कर लो। वीडियो पॉज करके कर सकते हो। देखो, अनियमित मानसून। अनियमित का मतलब क्या होता है? नियमित का मतलब होता है नियमित रूप से आना। अनियमित का मतलब है कभी आ जाना और कभी ना आना। इसको हम कहते हैं क्या? अनियमित मानसून। ठीक है, जल प्रदूषित हो रहा है। अब देखो, जल हो रहा है प्रदूषित। अब उस प्रदूषित जल से अगर हम सिंचाई करेंगे तो क्या सिंचाई होगा, फसल उगेंगे? तो आपका जवाब आएगा नहीं भाई, नहीं उगेगा, बिल्कुल नहीं उगेगा। तो इन 4 पॉइंट को आप लिख देना। ये प्रमुख समस्याएं हैं भारतीय कृषि की। भारत की कृषि की बात कर रहा हूँ, किसी और देश की नहीं।
देखो चावल, चावल एक प्रमुख कृषि है, भारत में उगाया जाता है चावल को बहुत ही अच्छी तरह से, है ना। और चावल आप देखोगे तो चावल का जो कट्टा आता है 25 किलो का, 26 किलो का, 30 किलो का, आजकल ऐसे चावल आ गए जो 95 रुपये किलो हैं। ठीक है, 95 रुपये किलो वाले चावल हैं, 100 रुपये किलो वाले चावल हैं। इसका मतलब क्या है, चावल की अहमियत ज़्यादा हो चुकी है भारत के अंदर। तो जो चावल हम उगा रहे हैं खेत के अंदर, वो चावल की भूमिका देख रहे हो आज कितना ज़्यादा है, 95 रुपये किलो चावल, 100 रुपये किलो चावल। इसका मतलब क्या है, चावल की बहुत अहमियत है यहाँ पर। तो 8वां टॉपिक हमारा चल रहा है चावल। आप अपने नोट डाउन में, आप अपने बुक में, कॉपी में जो है नोट डाउन कर सकते हो। चावल कैसा दिखता है तो आप सभी को पता होगा, इसको बताने की जरूरत है नहीं, ऐसा दिखता है चावल। अब समझते हैं चावल के बारे में विस्तार से कि चावल क्या है, क्यों उगता है, कैसे उगता है। देखो, भारत की अधिकतर जो जनसंख्या है ना, उसका प्रमुख खाना जो है ना वो चावल ही है। ज़्यादातर लोग चावल खाते हैं और चावल खाने के लिए चावल उगाते हैं, इसलिए जो हमारा प्रमुख फसल आ जाता है वो चावल आ जाता है। भारत की अधिकतर जो जनसंख्या है ना, अधिकतर जो लोग हैं ना, वो चावल को ही उगाना चाहते हैं, चावल को ही मतलब उगाना चाहते हो, ठीक है। और ये एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है, ठीक है। इस फसल की खेती जो है वो 3,000 से भी अधिक कस्बों में उगाया जाता है, मतलब की जाती है। कसम मतलब एक तरह से गांव हो जाता है, इलाका हो जाता है। सोचो, 300 इलाके हैं, 300 क्षेत्र हैं, सभी जगह जो है फसल को उगाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, फसल की अहमियत है, चावल लोगों को पसंद है, चावल की अहमियत है, इसलिए 95 रुपये किलो चावल आ चुका है आजकल, ठीक है। 100 रुपये किलो चावल आ चुका है। इसका मतलब क्या है, चावल बहुत अहमियत है चावल की। भारत विश्व का 21.6% चावल उत्पादन करता है। 100% का मतलब क्या होता है, पूरा। 95 मतलब क्या होता है, कम। 50 मतलब क्या होता है, और कम। तो 21.6% जो है ना, वो चावल उगाता है कौन, भारत, ठीक है। ये भी ज्यादा आंकड़ा हो गया 21.6, ये पहले का बता रहा हूँ, वैसे तो आजकल बढ़ गया होगा या घट गया होगा पता नहीं, लेकिन आपके बुक में आंकड़ा दे रखा है वो बताता हूँ। इस प्रकार की जो कृषि है, इसमें खेतों का आकार बहुत ही छोटा होता है, ये तो एक पॉइंट है। तो जब चावल की कृषि करते हैं ना तो पानी अधिक लगता है और खेतों का आकार छोटा होता है। ये 2 पॉइंट आप रट लेना, बहुत ही मजेदार पॉइंट है और याद रहना चाहिए आपको। चावल की कृषि में जल सबसे अधिक लगता है, मैं आपको बार बार कहता हूँ, पानी सबसे ज्यादा लगता है। चावल के अंदर पानी ज्यादा होता है, आप ध्यान से देखोगे ना, अगर इस पान आप ऐसे समझो, इस चावल को अगर पानी में अगर आप भिगोगे ना, तो ये चावल कहीं ना कहीं थोड़ा गीला सा होने लगेगा। इसका मतलब क्या, पानी, चावल के अंदर खुद ही पानी है, समझ गए, पानी ज्यादा लगता है। चावल की कृषि में किसान के पूरे परिवार कार्य करते हैं, जो किसान है उसके जो पूरे परिवार है ना, वो चावल की कृषि में सब काम करते हैं, कार्य करते हैं। ये तो हमारा 8वां टॉपिक था। अब हम आ चुके हैं अपने 9वें टॉपिक पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, गेहूं। देखो, गेहूं की भूमिका जो है चावल से भी अधिक है। गेहूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चावल से महत्वपूर्ण है गेहूं। और गेहूं से हम रोटी बना सकते हैं, यार कुछ तो बनता नहीं, गेहूं से हम रोटी बना सकते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको डीप समझते हैं। डीप का मतलब होता है विस्तार से, विस्तार को इंग्लिश में डीप कहते हैं, या फिर पूरा व्याख्या कह सकते हो आप। तो भारत में चावल के पश्चात गेहूं दूसरा फसल है। चावल हमारा पहला फसल है, आप ध्यान रखना। गेहूं हमारा दूसरा फसल है, ये भी आप ध्यान रखना। गेहूं चावल से पहले नहीं आया गया, पहले लोग चावल खाते थे, फिर दूसरा फसल हमारा आ गया गेहूं। अब गेहूं भी लोग पसंद करते हैं ज्यादातर। भारत विश्व का 12.3% गेहूं उत्पादन करता है, समझ गए। यह फसल रवि ऋतु में बोया जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था पार्ट 1 में। 3 ऋतु थी हमारी, रवि, जायद और हमारा एक और था वो, ठीक है। ये हम बोते हैं अपने किस में, रवि, रवि जो ऋतु है ना हमारा, उसमें हम बोते हैं। और देश के कुल बोए गए क्षेत्र में लगभग 14% भाग जो है हमारा गेहूं की कृषि में ही बीत जाती है या फिर किया जाता है। गेहूं की कृषि में खेतों का आकार बहुत ही बड़ा होता है, चावल में छोटा होता है, लेकिन गेहूं में बहुत बड़ा विशाल जगह हो जाता है वहाँ, और पानी कम लगता है। गेहूं की कृषि में जल थोड़ा कम लगता है, ठीक है। चावल में सबसे ज्यादा लगता है, लेकिन गेहूं में बहुत कम लगता है, ठीक है। गेहूं की कृषि भारत में निम्नलिखित राज्यों में की जाती है। कहाँ कहाँ की जाती है, उत्तर प्रदेश हमारा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, और राजस्थान हो गया। 1 2 3 4 5, 5 जो हमारे राज्य हैं जहाँ पर कृषि जो है वो हमारा गेहूं किया जाता है, ठीक है, समझ गए। तो ये कुछ क्षेत्र थे। तो इसके साथ हमारा जो 9वां टॉपिक था वो खत्म हो चुका है। अब हम आ चुके हैं अपने 10वें टॉपिक पे, जिसका नाम है मोटे अनाज, जैसे मान लो ज्वार और बाजरा।
ये जो मोटे अनाज है इसके बारे में हम समझते हैं कि ज्वार कैसा दिखता है, कैसे उगाया जाता है, कैसा है, इसको समझते हैं। देखो मोटे अनाज, मोटे अनाज हमारे दो प्रकार से हैं। पहला हमारा है ज्वार, दूसरा है हमारा बाजरा। ठीक है, पहले हम ज्वार समझते हैं। देखो ज्वार ऐसा दिखता है, फोटो देख सकते हो, ये देखो, ये ज्वार के दाने हैं, देख रहे हो, ये है ज्वार। अब हम थोड़ा समझते हैं। देश के कुल बोए गए क्षेत्र में से 16.5% जो भाग है ना, वो मोटे अनाज में बोए जाते हैं। इनमें ज्वार प्रमुख होता है। जो कुल बोए क्षेत्र में 5.3% भाग बोया जाता है, यह दक्षिण और मध्य भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की प्रमुख खाद्य फसल है। महाराष्ट्र राज्य में अकेला देश की आधे से ज्यादा जो ज्वार है ना, मतलब आधे से ज्यादा जो क्षेत्र है वो ज्वार उत्पादन होता है, वो लोग ज्वार उगाते हैं। अन्य प्रमुख फसल ज्वार उत्पादन राज्यों में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। दक्षिण राज्यों में की बात करें तो ये खरीफ और तथा रबी ऋतुओं में जो है सब बोते हैं। और परंतु उत्तर भारत में यह खरीफ की फसल है। उत्तर भारत में जो है खरीफ की फसल है, लेकिन दक्षिण भारत में रबी और जायद की फसल मान सकते हैं आप, ये है। ठीक है, चारा फसल के रूप में उगाई जाती है और विंध्याचल के दक्षिण में यह वर्षा आधारित फसल है तथा यहाँ इसकी उत्पादकता कम है। समझ गया, यहाँ पे नहीं उगता जा रहा। अब हम समझते हैं बाजरा। बाजरा का दाना देख लो, ऐसा दिखता है, फसल में ऐसा दिखता है उगते समय, और जब उग जाता है इसको हम काट देते हैं, मतलब इसके अंदर से निकाल देते हैं ना इसको, तो ऐसा दिखता है। भारत के पश्चिम और उत्तर पश्चिम, भारत का पश्चिम वाला साइड और उत्तर को लेके चलते हैं तो उत्तर पश्चिम, ठीक है, पश्चिम उत्तर भी कह रहे हैं इसको। तो भारत में पश्चिम और पश्चिम उत्तर भागों में गर्म तथा शुष्क जलवायु में बाजरा बोया जाता है। कब बोया जाता है? जो गर्म माहौल रहता है या शुष्क माहौल रहता है ना, तब बोया जाता है। ये कहाँ? भारत के उत्तर और पश्चिमी भाग में। यह फसल इस क्षेत्र के शुष्क दौर तथा सूखा सहन करने में समर्थ है। यह एकल तथा मिश्रित फसल के रूप में बोया जाता है। यह फसल देश के कुल बोए क्षेत्र के लगभग 5.2% भाग पर बोई जाती है। बाजरा उत्पादक प्रमुख राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व हरियाणा है। वर्षा निर्भर फसल होने के कारण राजस्थान में इसकी उत्पादकता की बात करें तो बहुत ही कम है तथा इसमें अत्यधिक उतार चढ़ाव भी आ जाते हैं, है ना। कुछ वर्षों से सूखा प्रतिरोधक किस्मों के आगमन से तथा गुजरात व हरियाणा में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से इस फसल का पैदावार जो है उसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, अब बढ़ रहा है, धीरे धीरे घटता जा रहा था लेकिन अब बढ़ गया। हमारा 10वां टॉपिक खत्म हो चुका है, हम 11वें पे आ चुके हैं जिसका नाम है मक्का। अब मक्का कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, आप देख लो फोटो। अब हम समझते हैं मक्का को। आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करते रहो, ठीक है। और अगर आपको कुछ समझना है, कुछ आपको मतलब ऐसा लगे कि हाँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा या फिर मुश्किल है, तो आप सीधे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। यूजर ने मैंने आपको बता ही दिया था, और बाकी कमेंट भी कर सकते हो। दो दो रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। देखो मक्का ऐसा दिखता है, आप समझ लो। मक्का एक खाद्य तथा चारा फसल है, आपको पता होगा, जो निम्न कोटि में अर्ध शुष्क जलवायु और परिस्थितियों में उगाई जाती है। यह फसल कुल बोए गए क्षेत्र के केवल 3.6% भाग में बोई जाती है। मक्का की कृषि किसी विशेष क्षेत्र में केंद्रित नहीं है, लेकिन यह जो है पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत को छोड़कर देश के लगभग सभी हिस्सों में बोई जाती है। मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं वो बताता हूँ। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में जो मक्का है वो बोया जाता है। अन्य मोटे अनाजों की अपेक्षा इसकी पैदावार बहुत ही अधिक है। इसकी पैदावार दक्षिणी राज्यों में सबसे अधिक है, जो मध्य भागों की ओर कम होती जाती है। ठीक है, तो हमारा जो 11वां टॉपिक था वो समाप्त हो जाता है। हम आ चुके हैं अपने 12वें टॉपिक पे, जिसका नाम है दाल। अब देखो दाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के समय में दाल जो है थोड़ा महंगा हो चुका है, और दाल भी कई प्रकार के होते हैं, मसूर का, अरहर का, ठीक है, चना का। दाल बहुत प्रकार के होते हैं, फोटो आप देख सकते हो। तो अब दालों को समझते हैं। प्रचुर मात्रा में, ये आपके एनसीईआरटी की कटिंग है जो आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। आप अपने एनसीईआरटी में मैच कर लो, पूरा पॉइंट मैंने आपको वहीं से बताया है। प्रचुर मात्रा में प्रोटीन के स्रोत होने के कारण दालें शाकाहारी भोजन के प्रमुख संगठक है। देखो जो मांसाहारी जो लोग होते हैं ना, वो दाल को थोड़ा कम खाते हैं, और अन्य मांसाहारी जो चीज है, खाद्य पदार्थ है, उनको ज़्यादा खाते हैं। लेकिन जो दाल है, ये शाकाहारी लोग सबसे ज़्यादा खाते हैं, मैं आपको बता दूं।
ये फलीदार फसलें हैं जो नाइट्रोजन यौगिकरण के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता ठीक है बढ़ाती है। और भारत दालों का प्रमुख उत्पादक देश है। देश में दालों की खेती अधिकतर दक्कन पठार मध्य पठारी भागों तथा उत्तर और पश्चिमी जो भाग है ना, वहाँ के शुष्क भागों में ये की जाती है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र का 11%, कितना कहा मैंने, 11% भाग दालों के अधीन है। अब 11% समझ सकते हो, बहुत ज्यादा हो जाता है। 11% जो भाग है, भूमि जो है, क्षेत्र जो है, वहां पर दालें बोई जाती है। शुष्क क्षेत्रों में वर्षा आधारित फसल होने के कारण दालों की जो उत्पादकता है उसमें कमी आई है तथा इसमें वार्षिक उतार चढ़ाव पाया जाता है। ये आप समझ सकते हो। इसमें हमारा जो 12वां टॉपिक तक खत्म हो गया, आपने नोट डाउन कर चुके हो गए आप, तो मैं बताते रहता हूँ आपको। देखो 13वां टॉपिक है हमारा चना। चना देख सकते हो, ऐसा चना दिखता है। आजकल ये 70 रुपये किलो हो चुका है, आज के समय का बताऊं तो ये चना का फोटो है। अब चना को समझते हैं कि चना उगाया कैसे जाता है और क्या इसकी मतलब हालात है, कहाँ उगाया जाता है, कितना मतलब एरिया कितना कवर कर रखा है इसने। ये चना उपोषण कटिबंधीय क्षेत्र की फसल है, ठीक है। कहाँ की है? कुपोषण कटिबंधीय जो क्षेत्र है ना, इलाका जो है, वहाँ की प्रमुख फसल है ये। यह मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है जो देश के मध्य पश्चिमी और उत्तर जो पश्चिमी वाला साइड है ना, उसमें भागों में मतलब रवि की ऋतु और इसमें बोई जाती है। रवि का जो ऋतु है ना हमारा, रवि ऋतु, उसमें बोई जाती है इस फसल को, ठीक है। इस फसल को बोई जाती है। हमारा 13वां टॉपिक खत्म हो चुका है। चना बहुत ही छोटा टॉपिक था। हमारा 14वां टॉपिक है, आप इसको अपने नोट डाउन कर सकते हो अपने कॉपी में। अरहर। अरहर को समझते हैं। अरहर का फोटो देख सकते हो, ऐसा दिखता है ये। तो प्यारे बच्चों, आप सब कुछ नोट डाउन करते हुए चलो, ठीक है। मैंने आपके लिए हर टॉपिक बनाया है, हर चीज बहुत ही आसान बनाया है। आप ऐसा टारगेट लेके चलो कि अब की बार 90 पार, ठीक है। अब की बार 90% पार, 90 से ऊपर नंबर लाने का टारगेट बना लो आप, ठीक है। मेरे वीडियो को आप देखो, एनसीईआरटी पढ़ो, नोट्स बनाओ मेरे वीडियो को देख के, तो बहुत ही फायदा होगा आपको, ठीक है। अरहर जिसे हम तूर कहते हैं, इसको समझते हैं। यह देश की दूसरी प्रमुख दाल फसल है। इसे लाल चना तथा पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? देखो, दाल जो फसल है ना हमारा, इसको हम लाल चना भी कह देते हैं और पिजल पी भी कह देते हैं, दो नाम है इसके। यह देश के मध्य तथा दक्षिणी राज्यों के शुष्क भागों में वर्षा आधारित परिस्थितियों तथा सीमांत भू क्षेत्रों में बोई जाती है। समझ गए? भारत के कुल बोए गए क्षेत्र का 2% जो भाग है ना, वो हमारा अरहर जो है ना वो घेर लेता है, पर इसकी खेती की जाती है। 2% भाग। देश के अरहर के कुल उत्पादन का बात करें तो लगभग 1/3 भाग जो है अकेले महाराष्ट्र से आता है। अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश है। इस फसल की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम तथा अनियमित है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं आपको 7 से लेकर 14 तक के जो टॉपिक है हमारे, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा इस वीडियो में। तो हमारा पार्ट सेकेंड था, तो मैंने आपको ये जो हमारा टॉपिक है इतने दूर का, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। मैंने ये चैप्टर आपको टॉपिक वाइज समझाया है और पहले मैंने आपको इस चैप्टर का टॉपिक ही बता दिया है। टॉपिक बता दूंगा तो आपको ये फायदा होगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई हमें इसमें पढ़ना क्या है, कितने टॉपिक है। इतने ही टॉपिक बनते हैं आपके इस चैप्टर से, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। आप मेरी वीडियो को देख लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, पर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। नोट्स बनाते हुए चलना पड़ेगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। एक लाइक तो बनता ही है, बिल्कुल बनता है ना।